लेकिन गौतम साहब, मेरा सवाल बुनियादी और जैसा कह रहे हैं कि भाई देखिए, स्थिति तो प्रबुद्ध वर्ग बता रहे, राजभर तमाम चीजें हैं और हर एक दल लगा है डोरे डालने में, लेकिन सवाल यह है कि नाराजगी के बावजूद आखिर कहां जाएगा ब्राह्मण वर्ग, ये एक सवाल है। और इस सवाल पर आधारित सभी राजनीतिक दल अपने अपने कड़ी कांटे भी कस रहे हैं, डोरे डाल रहे हैं। स्थिति क्या समझ पा रहे हैं आप उत्तर प्रदेश में? और जैसा मैंने बताया, मायावती जी ने तो पहला कार्ड खेल दिया। बीएसपी तो 2007 वाले फॉर्मूले पर इस बार चुनावी गणित तलाश रही है। वो सोच रही है कि इस बार फिर से दलित ब्राह्मण जो फैक्टर है वो चल जाए तो बीएसपी की स्थिति में कुछ सुधार आ जाए, या बीएसपी सियासी तौर पर थोड़ा आगे और बढ़े, ऊपर और उठे जहां वो फिलहाल चली गई है। गौतम जी शायद नहीं जुड़ पा रहे हैं अभी, उनको दोबारा से कनेक्ट करूंगा। अशोक यादव जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। भाई सवाल सीधा सा है, शंकराचार्य का मुद्दा हो, समाजवादी पार्टी खूब उस मुद्दे के सहारे ब्राह्मण वर्ग पर डोरे डाल रही है। मायावती का जिक्र करें, बीएसपी का जिक्र करें तो पहला टिकट उन्होंने, पहला दांव चलते हुए ब्राह्मण चेहरे को दे दिया है। अब सवाल यह है कि आखिर पीडीए की बात करते करते जब समाजवादी पार्टी का झुकाव भी ब्राह्मण वर्ग की तरफ दिखाई दे रहा है, तो आपको लग रहा है क्या कि जो बीजेपी का कोर वोटर है उसमें सेन समाजवादी पार्टी या कोई बाकी दल आपकी, जैसा आप सोच रहे हैं वैसी कोई कोशिश उनके लिए कामयाब हो पाएगी या समाजवादी पार्टी के लिए? पीडीए का कई बार हमारे राष्ट्रीय जी ने उसका क्लेरिफिकेशन किया, और अभी जो क्लेरिफिकेशन के बाद जो चीजें आई हैं वो ये है कि जो पीड़ित है वो पीडीए, कोई भी पीड़ित वर्ग है अगर वो पीड़ा से ग्रस्त है तो वो पीडीए में आएगा, पीडीए उसके लिए खड़ी है। तो अब चाहे उसमें शंकराचार्य जी हो, चाहे ब्राह्मण समाज हो, चाहे ओबीसी समाज हो, चाहे दलित समाज हो, हर वो समाज जो सरकार की कुनीतियों से, सरकार की गलत नीतियों से पीड़ित है, वो पीडीए का हिस्सा है। अब इसमें आप ये बताइए कि सरकार का एक ही फार्मूला है, योगी सरकार का, कि आप गाना गाइए सरकार के साथ कि मिले सुर मेरा तुम्हारा। अगर आप ये गाना नहीं गाएंगे सरकार के साथ तो सरकार संत को माफिया और माफिया को संत बना देगी। आप कितने बड़े माफिया हो, आप सरकार के साथ गाना गाइए, आप एक जाति विशेष से ताल्लुक रखते हो, आप संत के तरह रखे जाएंगे सरकार में, संत की तरह आप रखे जाएंगे, कोई पुलिस वाला, कोई प्रशासन का आदमी आपको तंग नहीं करेगा। लेकिन अगर आप सरकार के सुर में सुर नहीं मिलाए तो आप भले आदिगुरु शंकराचार्य के प्रतिनिधि क्यों न हो, भले आप सनातन के सर्वोच्च शिखर पर बैठे हुए व्यक्ति क्यों न हो, आपके ऊपर पॉक्सो लग जाएगा, आपको बहुत सारी समस्याओं से आपको जूझना पड़ेगा। तो ऐसे पीड़ित वर्ग जो सरकार के अहंकार से पीड़ित हैं, सरकार की गलत नीतियों से पीड़ित है, सरकार की जातिवादी सोच से पीड़ित हैं, हर वो वर्ग समाजवादी पार्टी के साथ और पीडीए वर्ग के साथ जुड़ रहा है। इसमें क्या बुराई है? अभी अनिल जी ने कहा फला सन में ये हुआ वो हुआ, आप योगी सरकार के देख लीजिए भाई, ये ज्यादा पीछे जाने की जरूरत नहीं है। आप बटुक ब्राह्मणों को जिस तरह से सिखा पकड़ के घसीट घसीट के पीटा गया, और डिप्टी सीएम कह रहे हैं कि पाप लगेगा, पाप लगेगा। किसको पाप लगेगा? आप भी तो उसी पाप के भागीदार हो। वो वर्ग भरोसा कैसे करेगा? आप कह रहे हैं कि लोग जुड़ रहे हैं, आप तो ये दावा कर रहे हैं, लेकिन भरोसा कैसे करेगा? अनिल कुमार जी ने बोला ना कि भाई नाराजगी भी है तो जाएगा कहां? समाजवादी पार्टी पर भरोसा कैसे वो वर्क करेगा, ये सवाल है। नहीं नहीं, भाजपा पे कैसे भरोसा करे? भाजपा पे तो भरोसा किया था ना, भाजपा पे तो भरोसा किया था ना। और भाजपा ने ही क्या किया, भाजपा सरकार, योगी सरकार ने सिखा पकड़ के पीटा, किसी सरकार ने पीटा तो सिखा पकड़ के ब्राह्मणों को? बताइए किसी सरकार ने पीटा हो तो? ये सरकार ने किया ना। विजय मिश्रा माफिया है, वहीं बगल में बैठे हुए कोडिन माफिया संत हो गए। तो सरकार का अगर पैमाना रहेगा तो कैसे फिर कोई भी वर्ग सरकार के साथ रहेगा? अलंकार अग्निहोत्री जो पीसीएस अधिकारी थे जिन्होंने रिजाइन किया, क्यों किया रिजाइन उन्होंने? सिर्फ यही वजह थी ना कि उन जाति विशेष को टारगेट किया जा रहा है। भाई पीडीए तो पिछड़ा हो, दलित हो, अल्पसंख्यक हो, ये तो सरकार के हिट लिस्ट में था ही, सरकार के निशाने पे था ही। लेकिन ब्राह्मण वर्ग जो लगातार, आप शंकराचार्य पर बोल लेंगे सर, आप भी तो, समाजवादी पार्टी भी तो राजनीतिक सहूलियत के साथ बोलती है, और उसकी इसी जो ये तो तरीका है समाजवादी पार्टी का, इसी को लेकर फिर उस वर्ग में भी डाउट होता है कि शंकराचार्य पर आप बोल लेंगे, आप अलंकार अग्निहोत्री पर बोल लेंगे, लेकिन जहां मामला वोट बैंक का आएगा
फिर यूजीसी जैसे मसले पर समाजवादी पार्टी चुप्पी साध देगी। खैर अनिल जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं जल्दी से सर, फिर बाकी मेहमानों का रुख करूंगा। अशोक जी की बात सुन रहा था। अशोक जी ने पीडीए के लिए नए सिरे से परिभाषित किया वाला, पीस का मतलब है पीड़ित। अगर पी का मतलब पीड़ित है तो फिर आगे डी और ए की जरूरत ही नहीं है। आपके हिसाब से दलित भी पीड़ित है, आपके हिसाब से अल्पसंख्यक भी पीड़ित है, आपके हिसाब से पिछड़ा भी पीड़ित है, तो सिर्फ पी पे काम करिए, पीडीए कहने की जरूरत नहीं है। और उसके बाद आपने फ्लो में फिर बाद में उसको पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक भी बता दिया। पहले आप ए से आधी आबादी भी कहने लगे थे, अभी आज आपने खुद ही अल्पसंख्यक बोल दिया। तो आप पहले ठीक से प्रभावित कर लीजिए कि पीडीए का पूरा पूरा डेफिनेशन क्या है। अगर पी से पीड़ित है तो बाकी सबकी जरूरत नहीं, आप पीड़ितों के साथ खड़े, इससे अच्छा कुछ भी नहीं है। पीड़ित कोई भी हो, चाहे वो आधी आबादी हो, चाहे वो दलित हो, चाहे अल्पसंख्यक हो, एसटी हो, कोई भी हो, पीड़ित के साथ खड़ा होना सबसे अच्छा है। लेकिन फिर डी और ए लगाने की आवश्यकता नहीं है। तो अशोक जी, जो आप बार बार अलग अलग पीडीए को प्रभाषित करेंगे तो कंफ्यूजन होगा। आप एक बार अपने सर्वोच्च नेता को कहिए कि पीडीए की फुल फॉर्म एक ही बार परिभाषित करें, नहीं तो असली वाली भी आपके साथ खड़े होंगे नहीं और नकली वाले आपके साथ भाग जाएंगे। ठीक है सर, लौटूंगा मैं आपके पास। मैं सुशील कुमार गौतम जी के पास आ रहा हूं। सर सुन पा रहे क्या मुझे आप? जी 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 सर। ठीक है सुशील जी, सवाल वही है मेरा बुनियादी, क्योंकि इस वक्त ब्राह्मणों को जिस तरीके से साधने की कोशिश हो रही है, तो क्या बीजेपी के लिए मुश्किल चुनौती हो पाएगी? और जैसा मैंने बताया कि समाजवादी पार्टी का रुख शंकराचार्य मामले पर जिस तरीके से है, अगले अलंकार अग्निहोत्री के इस्तीफे पर जिस तरीके से है, और साथ ही साथ बाकी वो मामले जिन मुद्दों से ब्राह्मण वर्ग में थोड़ा असंतोष दिख रहा है, उस पर मुखर हो रही है। मायावती या बीएसपी कहें तो बीएसपी भी देख रही है कि भाई 2007 वाला फॉर्मूला इस बार फिर से अपनाकर देख लिया जाए। तो 2027 का चुनावी दंगल में क्या ब्राह्मण वर्ग ही निर्णायक भूमिका इस बार निभाता नजर आएगा और सबका फोकस उधर ही होगा, तो स्थिति क्या बनेगी? देखिए सर, उत्तर प्रदेश ही नहीं, भारतीय राजनीति में ब्राह्मण समाज सबसे वोकल समाज रहा है, जो इतना वोकल है कि वो दूसरे समाज को भी, अगर ये समाज किसी के नेगेटिव रोल को उजागर करने लगे और ये मन बना ले और इसकी बात को बताने लगे और किसी के समर्थन में आ जाए, तो समझ लिए कि इसका प्रभाव, इनकी बातों का प्रभाव, इनके वोकल होने का प्रभाव पूरी राजनीति पे पड़ता है। इस बात से सर मैं सहमत करता हूं। लेकिन सर अब देखिए, उत्तर प्रदेश की राजनीति के अंदर जिस तरीके से ब्राह्मण समाज के शंकराचार्य जी के साथ ये अभद्रता हुई, पॉस्को लगाया और फर्जी केसों में लिप्त करने की कोशिश की गई, उधर उत्तर प्रदेश के अंदर बीजेपी के ही विधायक और बीजेपी के साथ साथ जो दूसरे दलों के ब्राह्मण समाज के विधायक थे, उन्हें समाज के प्रेशर में आकर एक मीटिंग करनी पड़ी, जिसमें कि 63 विधायक थे, 47 बीजेपी के और 63 कुल बताए जाते हैं, जिसमें कि और दूसरी पार्टियों के भी ब्राह्मण समाज के विधायक थे। तो कहीं ना कहीं उन्हें ब्राह्मण समाज का भी उन विधायकों पर, उनकी राजनीति पर प्रभाव है कि नहीं, इस सरकार के अंदर ब्राह्मणों का शोषण, ब्राह्मण समाज के साथ अच्छा व्यवहार नहीं हो रहा है, उन्हें हाशिए पर रखा जा रहा है। और इसी दुविधा को लेकर कि समाज जो कह रहा है, हम उसके अधिकारों के लिए, न्याय के लिए, जिस लिए हम राजनीति करते हैं। देखिए, कोई भी आदमी जिस सोसाइटी से आता है, अगर उस सोसाइटी का रिप्रेजेंटेशन ढंग से नहीं कर पाता है, तो वो राजनीति में महत्व होता है और वो समाज उसका पीछे भी धकेल देता है, अगर वो उसके समाज की बात नहीं कर पाता है। तो ये उत्तर प्रदेश के साथ अंदर हो रहा है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में ब्राह्मण समाज इस कदर बेचैन और प्रताड़ित हो रहा है कि उसकी शायद सरकार बात नहीं मान रही है, इसीलिए उन विधायकों को साथ में दूसरी बीजेपी के विधायकों को और दूसरी पार्टियों के विधायकों को यहाँ तक मीटिंग करनी पड़ रही है। रही सर बीएसपी या समाजवादी की बात, तो ब्राह्मण समाज ने बीएसपी के साथ देखा है जाकर, ब्राह्मण समाज को ये पता है कि यहाँ पर हमें सम्मान मिलता है और यहाँ वो सारी चीजें मिलती हैं जो ब्राह्मण समाज चाहता है। और समाजवादी का, जैसे अभी यादव जी ने कहा कि समाजवादी पार्टी का पीडीए बार बार चेंज होता रहता है।
तो अब मैं इनका समझ में ये नहीं आता है कि अब देखिए सर, ये प्रमोशन में रिजर्वेशन का बिल भी फड़वाएंगे, ये सब सारी चीजें करेंगे, और उधर बात करेंगे दलित जो पट्टे मिलते थे, है ना, उनकी भी बात करेंगे, और इसको खोल दिया गया दूसरी समाज के लिए। तो ये सर इनका समझ से परे है। 13 पॉइंट रोस्टर इनकी देन है सर। जो SC/ST का फेलोशिप का पैसा मिलता था, ये इनकी देन है कि जो अंक के आधार पर कर दिया गया, वो इकोनॉमिक और उसके आधार पर मिलता था। तो ये सर, ये सारी जो समस्याएं हैं समाजवादी के साथ, ये इनके साथ समस्या है कि बगल में वो मुंह पे राम और बगल में छुरी। तो ब्राह्मण समाज देखिए इतना वोकल तो है, इतनी राजनीति तो अपनी समझता है, और वो इतना वोकल है कि वो दूसरे समाज को प्रभावित करता है। तो अब ये देखना होगा उत्तर प्रदेश की राजनीति में कि ब्राह्मण समाज किस तरफ जाता है। हाँ, ये बात मैं निश्चित कह सकता हूं, अगर ब्राह्मण समाज किसी भी एक पार्टी की तरफ गया तो इस उत्तर प्रदेश की राजनीति में बहुत बड़ा परिवर्तन होने की संभावना पूरी हो जाएगी। ठीक है, ये प्रबल संभावना। और जो बिंदु उठाए सुशील कुमार गौतम जी ने, आऊंगा अनिल जी मैं आपके पास भी और रुद्र प्रताप जी, लेकिन सुधा जी से भी एक सवाल ले लूं। सुधा जी, कांग्रेस पार्टी जो अभी खुलकर अभी तक दिखाई नहीं दे रही थी, यही वजह क्या इस बार इस बदलाव को देखते हुए, इस माहौल को देखते हुए अब कांग्रेस पार्टी भी कूद पड़ी है कि भाई शंकराचार्य का अपमान हो रहा है तो फिर सड़कों पर उतरिए? पूरे पैनल को नमस्कार भविष्य जी। और मुझे लगता होगा कि आपने उत्तर प्रदेश के समस्त मुख्यमंत्रियों के नाम तो पढ़े ही होंगे, देखा ही होगा, जाना ही होगा जी। तो कौन सी पार्टी किसके साथ और सभी लोगों को साथ लेके चलने वाली पार्टी कौन है? अनिल जी ने कहा कि स्टार्टिंग में जो लोग थे उनका इग्नोरेंस किया गया, ये किया गया, तो शायद तथ्यात्मक रूप से मुख्यमंत्रियों के नाम अगर आप उठा के देखेंगे तो मुसलमान पार्टी थी या फिर इस देश के सर्वधर्म समभाव को लेकर चल के कौन सी पार्टी थी, ये सबको समझ में आ जाएगा। हमें 10 साल से पार्टी करने वाले लोग नहीं है जो मात्र लोगों को लड़ा के, भिड़ा के, मरवा के आपस में ही जातीय विभेद इतना फैला दो कि लोग आपस में एक मोहल्ले में न रह पाए। हम वो राजनीति नहीं करते हैं और हम चाहते भी नहीं कि इस देश में वो राजनीति हो। लेकिन आप जिसकी तरफ से बोल रहे हैं वो समझ में आ रहा है कि मुसलमान पार्टी कांग्रेस थी, जो देश के स्वतंत्रता संग्राम के लोग बलिदान हो गए, जिनके इतिहास में स्वर्णाक्षरों से नाम लिखे हुए हैं, आप उनको कह रहे हो मुसलमान। मुसलमान, हिंदू, सिख, ईसाई, जैन धर्म जो भी इस मिट्टी में था, वो इस देश के बलिदान में सहायक था। उसको हिंदू मुस्लिम आप नहीं कर सकते, कि आप करेंगे क्योंकि आपका काम वही है। आप वो नहीं करेंगे तो करेंगे क्या? क्योंकि आपके पास कोई मुद्दा ही नहीं है। तो आपके मुद्दा विहीन नहीं करना, करते रहिए। जनता भी जानती है, लोग भी जानते हैं, इतिहास में लिखे गए तथ्य भी जानते हैं कि कौन सही कौन गलत। मुझे उस पे नहीं आना है। जाहिर सी बात है, आप देखिए जिस तरह यूजीसी का लाके ये मतलब आपस में ही लड़ा के एक दूसरे लड़ो, क्योंकि अगर हमने ये स्टार्टिंग में किया होता, जैसा इन्होंने कहा कि ये मुस्लिम पार्टी थी, अरे मुस्लिम पार्टी थी, हिंदू पार्टी थी, सिख पार्टी थी, ईसाई पार्टी थी, ये लेके आने की जरूरत 2014 के बाद पड़ी। हम जिस वक्त अंग्रेजों से लड़के अपने देश को आगे बढ़ा रहे थे, हमें जरूरत नहीं पड़ी थी। लेकिन ये ऐसे लोग हो गए हैं जब देश में आर्थिक, सामाजिक रूप से कृषि के रूप में हम बहुत आगे बढ़ चुके हैं, तब बता रहे हैं कि कांग्रेस ने क्या किया, क्या नहीं किया। जब ये कुछ नहीं कर पाए, जब ये कुछ भी अंग्रेजों के साथ मिलकर हमारे देश के लोगों को मरवा रहे थे, सेना में भर्ती हो रहे थे, उनका साथ दे रहे थे, तब ये कुछ न कर पाए। लेकिन जब हमने देश को यहां से उठा के यहां तक पहुंचाया, अपने सारे सामर्थ्य को लगा दिया कि देश कैसे आगे बढ़े, उसमें आके हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं और बता रहे हैं कि कांग्रेस का इतिहास क्या है। तो ऐसे लोगों को तथ्यात्मक रूप से कभी कभी आप लोग चला दिया करिए कि क्या था, कैसे था, कितना था, कब हुआ, क्या हुआ। ये 10 साल का इतिहास नहीं इस देश का है। दूसरी महत्वपूर्ण बात, ये ब्राह्मण, ये क्षत्रिय, ये वैश्य, ये कायस्थ, क्या भविष्य जी 15-20 साल पहले स्कूलों में पढ़ते थे, इतनी महासभाएं आपने देखी थी? नहीं देखी होंगी। ये अब शुरू हुआ है क्योंकि वोटों की राजनीति, अभी तक देश की राजनीति थी, अभी तक प्रदेश की राजनीति थी। अब इस देश में धर्म की राजनीति, वोटों की राजनीति, सभी को दरकार लेके बांटने की राजनीति, ये राजनीति शुरू की गई है नई, और ये नई पौध की राजनीति करने वाले। मैं थोड़ा सा टोकते हुए, अभी तक आप भी तो सड़कों पर नहीं थे ना, इसीलिए मैं सवाल पूछ रहा हूं। शंकराचार्य के मसले पर अभी तक कहां थे राहुल गांधी? अभी तक कहां थे अजय राय साहब? कहां थे? अब सड़कों पर उतरे। अरे सुनिए भविष्य जी, राहुल गांधी कहां थे? जहां है वो कार्य कर रहे हैं। देश में जो लोग हैं वो क्या कर रहे हैं उनसे पूछिए। मैं मैडम इतना पूछ रहा हूं सर, मैं सिर्फ इतना पूछ रहा हूं जो मुखरता। देखिए सुनिए, जो सवाल प्रधानमंत्री है, सुधा जी सवाल सुनिए, जो रक्षा मंत्री, जो गृह मंत्री है, वो क्या कर रहा है, ये प्रश्न बनता है। विपक्ष का काम है स्वर उठाना कि क्या नहीं हो रहा है।
तो आप लोग प्रश्न उनसे पूछते हैं। अरे कभी प्रधानमंत्री से पूछिए कि जिस फाइल में नाम आया है उसका कोई उत्तर है? उठा के खड़ा कर दिया अपने पुरी जी को देने के लिए, लेकिन नाम आया इस पे। अभी आपने सुना होगा कि एक पूर्व प्रधानमंत्री किसी देश के, नॉर्वे के, कि उनका नाम सिर्फ आया था, आत्महत्या का प्रकार, उन्होंने आत्महत्या करने की कोशिश की। ये लोग होते हैं जो अपने देश के बारे में, अपने बारे में, अपने देश की सामर्थ्य के बारे में सोचते हैं। और यहाँ पे छोड़ो, और राजनीति में नंगी, घटिया, खराब इन शब्दावली का प्रयोग पहली बार, जो हम नॉर्मल लाइफ में बोलते नहीं थे, प्रधानमंत्री जी बोल रहे हैं और जी। हमको सिखा रहे हैं। शाब्दिक रूप से आप कभी सामर्थ्यवान नहीं हो सकते, आप भाषा का प्रयोग नहीं कर सकते, आप लोगों में सौहार्द नहीं पैदा कर सकते, आप प्रेम नहीं पैदा कर सकते, और आप कांग्रेस से प्रश्न करते हैं। पहले एक लंबी लकीर खींचिए, तब लकीरों को छोटा करने का प्रयास करिए। जी, इसलिए ठीक नहीं है। मेरे पास है प्योर पाव भाजी का मसाला, प्योर पाव भाजी मसाला।